ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। हायर परचेज सिस्टम। हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली हायर परचेज सिस्टम, आई टेल यू अगेन जो आपका आपने कभी जिंदगी में अगर ईएमआई पे कुछ भी खरीदा होगा तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, महीने में हर महीने पेमेंट तो ले जा रहा है, अपने को कभी लगता है कि यह सही जा रहा है नहीं जा रहा है तो पता ही नहीं चलता। या कोई चीज फाइनेंस कराते तो क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है, क्या होता है, ये सब चीजें विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। शुरू करते बेटा हायर परचेज। हायर का मतलब क्या होता है? किराए पे। हायर मतलब, और परचेज मतलब होता है क्या? खरीदना। अब ये तो बड़ा खतरनाक हो गया ना, किराए पे भी है और खरीद भी लिया है। मतलब ये तो वह बात हो गई कि मैं मालिक भी हूं और मैं किराएदार भी हूं। सो समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्टली दैट हैपेंस विद द हायर परचेज सिस्टम। तुम मालिक भी हो और तुम किराएदार भी हो, बिकॉज यू हैव परचेज द गुड्स बट यू हैवंट पेड द एंटायर अमाउंट। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक बंदा, जिसका नाम क्या होगा, चलो बोलते हैं इसको, नाम देते हैं क्या? वेंडर। क्या नाम देंगे? वेंडर या सेलर आप जनरली बोलते हो, उसी की बात कर रहा हूं। और दूसरा बंदा कौन होगा? इसको बोलेंगे बेटा क्या? परचेजर या हायर परचेजर वर्ड बोलते हैं, तो मैं बायर या परचेजर वर्ड बोलता हूं। ये बंदा इसको गुड्स तो ट्रांसफर कर देगा, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई भी बंदा किसी दूसरे को गुड्स बेचता है तो उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? पैसे चाहिए, अमाउंट चाहिए ना। वट एवर द अमाउंट, वट एवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी, वो तुम मुझे दे दो तब तो तुम्हें मैं दूं गुड्स को। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि गुड्स ट्रांसफर कर दिया वेंडर ने, किसको? हायर परचेजर को। अब दिक्कत ये आ गई परचेजर के साथ, वेंडर के साथ, कि विश्वास कैसे करेगी वो बंदा पेमेंट करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे बीच में आ गया हायर परचेज एक्ट। हायर परचेज का अपना खुद का भी एक्ट है बेटा, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि आपने अभी तक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसका डिफरेंस पढ़ा होगा, हायर परचेज और एग्रीमेंट टू सेल या सेल में डिफरेंस। बट एग्जैक्टली हायर परचेज का अपना खुद का भी एक्ट है जो कहता है कि देयर मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट? रिटेन होना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट होगा? रिटेन। यानी ये प्रोहिबिट करता है ओरल एग्रीमेंट, क्योंकि बंदा भाग लिया तो ऐसे में याद करना, इसने एक रिटेन कमिटमेंट दिया है क्या कि मैं तुम्हें प्राइस पेमेंट करूंगा, अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा। और वो पेमेंट कैसे होगा बेटा? इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा ऐसा हो कि बंदा ये भाई साहब भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स ले ले, उसके बाद कहे यार मैं तो नहीं बेचता गुड्स को, ये भाग ले गुड्स लेके वापस भाग जाए, मैं नहीं बेचता, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ले। तो इस बात का ये भी कमिटमेंट देंगे कि जब तुम मुझे सारा इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, मान लो सारा इंस्टॉलमेंट मिला और इन्होंने साइन करने से मना कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसी रिटन एग्रीमेंट में इस बात को भी लिखा जाएगा कि ये भाई साहब जब सारा इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेंगे, तो ये ओनरशिप का ट्रांसफर कर देंगे किसको? परचेजर को। तो ये सारी बातें इस रिटन एग्रीमेंट में लिखी होती है। क्या लिखी होती है कि यहाँ पे हायर परचेजर को गुड्स का पोजीशन तो मिल जाएगा, ओनरशिप नहीं मिलेगा। ओनरशिप टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट किसके पास रहेगा? हायर वेंडर के पास। और जिस दिन हायर परचेजर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया किसको? हायर वेंडर को या वेंडर को, उस दिन वो गुड्स का क्या बन जाएगा? एसेट का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। तो याद रखना सिंपली यहाँ पे क्या चीजें, दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला चीज क्या? पेमेंट ऑफ प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नहीं ओनरशिप कब? आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलो डायरेक्ट लिख देता हूं, लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तीसरी चीज ट्रांसफर ऑफ व्हाट? पोजीशन कब? इमीडिएटली। पोजीशन कब ट्रांसफर होगा? इमीडिएटली। गुड्स तो तुरंत ले जाएगा, नहीं यूज करेगा। फायदा क्या था फिर अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे करता, लास्ट में मुझे मिलता, तो मैं अपने पास रखता इकट्ठा करके लास्ट में खरीद नहीं लेता। तो पोजीशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई। ये कुछ बातें ध्यान देना। और भी कुछ लिखे इसमें, कुछ क्रक्स। तीन बातें तो आपने ये सिंपली अभी तक समझी है। क्या?
प्राइस इंस्टॉलमेंट में पे होगा, दूसरा ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होगा किस चीज का? पोजीशन। चौथी बात बेटा, जब कभी भी आप टाइम गैप लेते हो किसी भी पेमेंट को करने में, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मनी की वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं, बढ़ती है घटती है? बताओ। बढ़ती है, पक्का? मनी की वैल्यू बढ़ती है, पक्का? नहीं बढ़ती है। एक्चुअली क्या है, देखो मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ती है, जरूरी नहीं है। नहीं, परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही, मनी वैल्यू की बात अगर हो रही है। सुनो, मुझे पता था तुम लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज्यादा जज्बाती होकर फॉलो कर लोगे, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि बोलो कोई। देखो आप बताओ, अच्छा जब उसकी बात मैं समझाता हूँ क्यों बोला। $1 पहले, सॉरी $1, हाँ ठीक है, $1 ₹50 का था, अभी $1 ₹80 का है। तो मनी की वैल्यू, हमारे करेंसी की वैल्यू, मनी की वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? बड़ी कम हुई है यार, बेकार है। पहले ₹50 देके $1 मिल जाता था, अब ₹80 देना पड़ रहा। तो परचेजिंग पावर कम हुआ, इकोनॉमिकली ये बात हो गई, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बेटा। लेकिन हम अगर मॉनेटरी वैल्यू यानी अमाउंट में काउंट करें, नंबर्स में काउंट करें, तो अगर मेरा एक टाइम पे ₹50 कहीं रखा रहा होगा कहीं डिपॉजिट करके, तो उसमें इंटरेस्ट एड ऑन होते होते आज बढ़ेगा ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसकी परचेजिंग पावर को कंसीडर नहीं करता, मनी के एक्चुअल वैल्यू को काउंट करता है। जो नंबर्स की बात करोगे, नंबर की काउंटिंग करता है, ठीक है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इकोनॉमिकल कैलकुलेशन नहीं है, याद रखना। इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे कि परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं। टाइम के साथ ऑब्वियसली एक टाइम था, है ना भाई। जितने पहले क्या होता था, लोगों की शादी हो जाती तो उसने में अब लड़की देखने को नहीं मिलता, है ना। वो एक गाना भी आया था बड़ा फेमस, कभी सुनाऊंगा बाद में, मैं नहीं सुनाऊंगा, चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सुनाऊंगा, तुम लोग के कान में कैंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सुरीली आवाज है ना मेरी। ठीक है बेटा, तो सुनो ध्यान से। मनी की वैल्यू क्या होती है टाइम के साथ साथ? जवाब यही होगा, आपने पढ़ा मैथ्स में, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है फ्यूचर वैल्यू से, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। और अभी एफएम में भी पढ़ोगे इसका कांसेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा कांसेप्ट है एफएम में आपका, तो ये भी पढ़ोगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब पूछा जाता है तो एक्चुअल नंबर ऑफ द मनी, करेंसी का अमाउंट की बात कर रहा है, ना कि परचेजिंग पावर। अब तुम्हारा ₹10 15 का हो गया, 15 हुआ तो बढ़ा ना ₹5। अब भले तुम्हें सामान खरीदने में 15 की जगह 30 देना पड़ रहा है, लेकिन अमाउंट तो बढ़ गया ना यार, जो टाइम मनी की वैल्यू है। तो टीवीएम यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर बात की जाए तो व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ साथ कौन सी वैल्यू मिलती है मनी की? इंटरेस्ट मिलती है। तो जो भी यहाँ पे हायर परचेज पे गुड्स खरीदेगा वो पेमेंट एक बार में करेगा क्या? कैसे करेगा? अभी तो लिखा, क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट में करेगा, थोड़ा 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 करके पेमेंट करेगा। और जब थोड़ा करके पेमेंट करोगे तो यू विल टेक टाइम इन पेमेंट। जब तुम टाइम लोगे पेमेंट करने के लिए तो मैं तुमसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। तो ठीक है ना, याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड के साथ लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। टीवीएम कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। मैं डायरेक्ट लिख सकता था इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकल टर्म उसमें इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक? क्या कुछ और भी टेक्निकलिटी है? हायर परचेज में मैंने आपको बोल दो, फाउंडेशन में आपने डिफरेंस पढ़ा सेल और हायर परचेज में। कोई और टेक्निकलिटी है हायर परचेज को समझने के लिए? देखो, हायर वेंडर हायर परचेजर दो लोग होते हैं। पेमेंट जो प्राइस का होता है वो कैसे होता है? इंस्टॉलमेंट में होता है। ओनरशिप का ट्रांसफर कब होता है? आफ्टर पेइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है पोजीशन का ट्रांसफर कब होता है? इमीडिएटली। और उसके बाद क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, यानी इंटरेस्ट चार्ज होगा वहां पे, हाँ या ना? कुछ और भी होता है, ध्यान से देखना। हायर परचेजर, ध्यान से सुनना बेटा, हायर परचेजर will be treated as क्या क्या बोलते हैं? हायर परचेजर को क्या ट्रीट किया जाएगा जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता? हाँ,
नहीं, वो बेलर बेली बाद में बात करना है यार, वो ज्यादा हो गया। बेलन है ना, क्या होगा? ओनर के अलावा दूसरा कौन सा होता है? अभी शब्द यूज किया था मैंने हिंदी में, तुम्हें इंग्लिश में बताना है। मालिक में मैं हूं किराएदार, तो यू आर जस्ट अ टेनेंट ऑफ द एसेट, है ना, जिसको हायरर बोल सकते हो, हायरर ऑफ द एसेट। या ऑब्वियसली मैं टेक्निकली यहाँ पे बोल देता हूँ, क्या टेनेंट जैसे, राइट? हाँ बोलेंगे, अभी आऊंगा बेटा, उस पर समझाऊंगा। अभी मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में घुस रहा हूँ, ऐसी जगह घुसूंगा, साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी लाऊंगा, टेंशन फ्री हो। मैंने क्या बोला? पोस्टमार्टम करूंगा, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो हायर परचेजर विल बी ट्रीटेड एज। अभी एक बात बताओ, बेलर और बेली ये जनरल टर्मिनोलॉजी है या किराएदार मालिक या टेनेंट ये सब जनरली सुनते हो? तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, तुम्हें समझाने और समझने में आसानी होगी। और ये एक्चुअली होता है, बेलर बेली एक डिफरेंट आइडिया हो गया। बेलर और बेली क्यों बोला जाता है, उसके लिए दूसरा लॉजिक है, वो ये लॉजिक नहीं है। यहाँ पे किराएदार हो तुम। अब आप बताओ, मैं यहाँ क्यों बताया किराएदार वर्ड क्यों यूज किया, मैं बताता हूँ, रीजन समझो। बेलर बेली में अलग चीज हो जाएगा, उसका लॉजिक अलग है, उसके इसका लॉजिक अलग है, और ये भी होगा वो भी होगा। सुनो ध्यान से, किराएदार क्यों बोला मैं इसको? आप बताओ, अगर आप किसी चीज को किराए पे ले रखे हो और अब वो चीज आप जैसे घर किराए पे लिया था और घर छोड़कर जा रहे हो, घर खाली कर रहे हो, तो जितना किराया आज तक आपने पे किया था वो वापस लोगे ना? मिलेगा, मिलेगा। अब इससे ये समझ लो तुम, क्या हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है? याद रखना, हायर वेंडर के पास कोई राइट नहीं है कैंसिल करने का। हायर वेंडर हैज नो राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट हायर परचेजर कैंसिल कर सकता है, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हो, मार सकते हो नहीं मार सकते हो? दूसरे के पैर पे मारोगे तो जेल होगी ही नहीं होगी? भाई तुम अपना पैर काटो, सुसाइड कर लो तुम, चलेगा, मर्डर करोगे तो जेल तो होगी। भाई तुम, हाँ सुसाइड भी क्रिमिनल ऑफेंस है, बट ठीक है, मरने के बाद कौन तुम्हें जेल कर रहा है ना? अरे मरने के बाद कहाँ जेल है? सुसाइड हो गया फिर तो अलग मैटर हो गया ना। चलो, मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काम तमाम होने की बात कर रहा हूं, काम खत्म। तो बेटा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो गया ना। अगर देखो, अगर हायर परचेजर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो नुकसान किसका है? हायर परचेजर का। ओनर कौन था एसेट का? उठा ले जाएगा। और तुम क्या थे उस एसेट के? किराएदार। तो जितना इंस्टॉलमेंट तुमने पेमेंट किया उसमें से 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा, बस ये याद रखना। जितना तुमने पेमेंट किया उसमें से 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम क्या थे? किराएदार। वही समझाया कि घर खाली करोगे तो किराया वापस मिलेगा क्या पूरा पूरा, जब तक जितना पेमेंट किया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोला कि जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया कर दिया, तुम उस एसेट के क्या हो? किराएदार हो। और किराएदार हो तो किराया भर रहे हो तुम अभी तक। लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद तुम मालिक बनोगे। अगर तुम आखिरी इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करने में फेल हो गए तो एसेट भी ले जाएगा और जो अमाउंट पे मिला था उसको वो भी जब्त कर लेगा, 1 भी रुपया वापस करने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये बात भी मैं लिख देता हूं। हायर परचेजर, ध्यान से सुनना बेटा, बात नहीं बेटा। हायर परचेजर हैज एन option to what? Cancel the contract at any time, provided that no amount will be what? Refunded। 1 रुपए का भी रिफंड नहीं मिलेगा, बिकॉज इंस्टॉलमेंट्स, ध्यान से सुनना, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते थे, इंस्टॉलमेंट्स पेड will be treated as what? Higher charges, treated as
हायर चार्जेस, याद रखना इस चीज को, ठीक है। हायर चार्जेस होते हैं, ये किराया दे रहे हो आप, जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते ओनरशिप नहीं मिल जाता, वो जब तक क्या कहलाएगा किराया दे रहे हो। चलो ये ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा है आपने? बेलमेंट अभी कहां पढ़ दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल एंड बेलमेंट में डिफरेंस था तो वहीं थोड़ा सा पढ़ लिया था। बेलमेंट क्या होता है बेटा? देखो, the contract of bailment means when the owner of the goods transfers the possession of the goods to anyone वैसे लिखा है, ठीक है। वो बेली तो बाद में उसको बोला गया ना, बट डेफिनेशन में ये लिखा है to another person for some specified purposes and after the accomplishment of the purpose either the goods will be returned to the owner or disposed of as per the direction of the owner। तो या तो मुझे वापस कर दो या तो मेरे जैसा मैं कहता हूं वो कर दो। तो कैसे सर ये हायर परचेज का एग्रीमेंट बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया, आप मुझे ये समझाओ। हायर परचेज का एग्रीमेंट बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? देखो ध्यान से, हायर परचेज सिस्टम में आपने ओनर तो नहीं मिला, ओनर तो नहीं बना ना तुम, जो हायर परचेजर है ओनर तो नहीं बन रहा है ना। हायर परचेज को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ओनर, ओनर मतलब वेंडर। पहला कंडीशन फुलफिल, गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होना चाहिए पोजीशन को। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल। तीसरा क्या था? पर्पज पूरा होने के बाद या तो वापस करोगे या तो डिस्पोज ऑफ करोगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वेंडर। वेंडर का क्लियर इंस्ट्रक्शन है एग्रीमेंट में, उसने साइन करके रखा है कि जिस दिन पर्पज पूरा हुआ, पर्पज क्या था? मुझे इंस्टॉलमेंट चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव था वेंडर का? इंस्टॉलमेंट चाहिए मुझे। और तुम्हारा पर्पज क्या था? यूज करने का। पर्पज पूरा हो गया, इंस्टॉलमेंट मुझे मिल गया, मैंने तुम्हें बोला कि इसको तुम रख लो, तुम आज से मालिक हो। तो एज पर माय डायरेक्शन he is becoming the owner। याद रखना, हायर वेंडर ओनर क्यों बना? क्योंकि मैंने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, यानी मैंने ही उसमें एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बाद क्या बोला? इसको इस तरह डिस्पोज कर दो। बोला था ना रिटर्न करना इज नॉट मैंडेटरी। ऑल्दो ये बोला जाता ना कि बेलमेंट में रिटर्न करना मैंडेटरी होता, बट नॉट इन एवरी केस। ऑप्शन में क्या लिखा है? या तो रिटर्न करेगा या तो डिस्पोज ऑफ करेगा, जैसा ओनर बोलेगा वैसे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई। मैंने किसी को कोई सामान दिया, उसने यूज किया, उसके बाद मैंने कहा उसको फेंक दो, नाले फेंक दो, फेंक दो, फिर मेरा है ना, नुकसान करना मेरे को अपना करना, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हायर वेंडर ने क्या बोला? तुम ओनर बन जाओ, बन गया ओनर। तो डिस्पोज ऑफ जो हो रहा है वो ओनर के हिसाब से हो रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। क्या? हायर परचेज इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्यों है समझ में आया? ठीक है ना, लिखूंगा, देखो ध्यान से। It is the contract for क्या? बेलमेंट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है मेरे दोस्त। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? क्या? एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? अच्छा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल कहां पढ़ा था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेन कंटेंट यही था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे गुड्स क्या होता है? पोजीशन आज ट्रांसफर हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्यों? क्योंकि प्राइमरली जब एग्रीमेंट टू सेल की बात आती है तो केवल एक चीज को कंसीडर किया जाता है, वो है ओनरशिप। और ओनरशिप का ट्रांसफर कब होगा? फ्यूचर में। यही याद रखना। पोजीशन कहीं भी हो, गुड्स हो सकता है बना भी ना हो। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द एट सम फ्यूचर डेट। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। वो कंडीशन भी हो सकता है तो वो भी फ्यूचर में ही होगा, मतलब ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होगा। प्राइमरीली एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा? फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। ये बात तय है। मुझे बताओ हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट कब देगा? प्रेजेंट में, फ्यूचर में? सो इजंट इट अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट टू सेल एज वेल? है ना। तो हायर परचेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एज वेल एज। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड करता है, एज वेल एज
agreement to sell। क्लियर है? तो अगर तुमसे ये भी पूछे, देखो इसको मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है जो जनरली याद नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बहुत लोगों को पता हो जाता है, बट अग्रीमेंट टू सेल, हालांकि देखो बहुत बेसिक चीज थी, तुम्हें सब पता था अग्रीमेंट टू सेल। इनफैक्ट बेलमेंट से ज्यादा पता है तुम्हें अग्रीमेंट टू सेल। बेलमेंट तो पढ़ा ही नहीं तुमने, वो तो केवल डिफरेंशिएशन में पढ़ा ना, सेल और बेलमेंट में डिफरेंस क्या था फाउंडेशन में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ये थोड़ी ना पढ़ा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग, वो तो टीचर ने बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो कुछ नहीं पढ़ा समझो। बाकी एग्रीमेंट टू सेल तो तुम्हारा मेन कंटेंट था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, हाँ है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है ये। अग्रीमेंट टू सेल में बस एक ही बात याद रखनी है कि जहां भी ओनरशिप ऑफ गुड्स कब ट्रांसफर होगा, फ्यूचर में, वो क्या कहलाएगा, अग्रीमेंट टू सेल। अब यहाँ हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, फ्यूचर में, तो ये भी क्या कहलाएगा, अग्रीमेंट टू सेल। बेलमेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर तो हो जा रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, और जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक तुम उसको पोजीशन होल्ड कर रहे हो, केवल इन द गुड फेथ, पोजीशन होल्ड कर रहे हो इन द गुड फेथ ऑन बिहाफ ऑफ ओनर यानी हायर वेंडर। You are not becoming the owner, you are just holding the goods in good faith on behalf of the vendor। वेंडर के बिहाफ पे आपने गुड्स को होल्ड कर रखा है, बस इतना ही है। तो जब कभी कोई बंदा किसी दूसरे के बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रखा है और ओनरशिप दूसरे बंदे के पास है, तो वो बेलर हो जाता है या बेली होता है, बेली होता है, और जो ओनर है वो क्या कहलाता है, बेलर। तो ये इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी बन जाता है, ठीक है ना, पक्की बात, इतना ओके है। इतनी बातों में कोई भी पॉइंट अगर दिक्कत दे रहा हो तो बताओ। पहला पॉइंट एक बार फिर से सुन लो, हायर परचेज में पेमेंट ऑफ प्राइस होता है किस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है, आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन क्या होता है, इमीडिएटली, पूरा लिख देता हूं, इमीडिएटली होता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ऐप नहीं था बेटा, एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन किस चीज का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, जस्ट इंटरेस्ट यार, इंटरेस्ट ही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या मिलता है तुम्हें, इंटरेस्ट मिलता है ऑन योर मनी। हायर परचेजर विल बी ट्रीटेड एज हायरर यानी किराएदार, टेनेंट, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाई हायर परचेजर कोई ऑप्शन होता है, भाई तुम जब चाहो घर छोड़कर जा सकते हो, किराएदार हो तो, हाँ है ना। हालांकि अगर तुम नॉर्मल एग्रीमेंट देखोगे, जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, उसमें तो तुम्हें घर से निकाला भी जा सकता है एज पर सम टर्म्स। यहाँ आपको सीधा बोला गया है कि हायर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस हायर परचेजर गड़बड़ ना करे। बात तो सीधा है। अब हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है तो कैंसिल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। लेकिन अगर हायर वेंडर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, हायर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता, कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, ये याद रखना। हायर वेंडर को ये राइट नहीं होता कि अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा। लेकिन हायर परचेजर किसको कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। और अगर ऐसा करता है तो लॉस खुद को देगा, और खुद को लॉस देने के लिए आप अलाउड, ठीक है ना। यही लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो अमाउंट विल बी रिफंडेड बिकॉज़ इंस्टॉलमेंट पेड विल बी ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। अभी तक जो भी इंस्टॉलमेंट आपने दिया वो क्या था, किराया था, किराया तो वापस नहीं मिलता ना, तो यही चीज है। और दो कॉन्ट्रैक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ही पार्ट है एग्रीमेंट टू सेल, याद रखना, ठीक है ना। तो ये इतना हायर परचेज का बेसिक फीचर। लेकिन मैंने आपसे एक बात और बोली थी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली अबाउट हायर परचेज, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जो आज के टाइम में जनरली होता है। क्या, ईएमआई पे लोग गुड्स खरीदते ना, ईएमआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। लेकिन देखो मैं कई बार अच्छा तुम लोगों से ये भी बोला हूं, आज नहीं पहले से, कि बेटा अक्सर तुम ना एब्रेविएशन के चक्कर में अक्सर करके मेन जो नाम जो होता है एक्चुअली भूल जाते हो, क्योंकि पूरी जिंदगी एब्रेविएशन रटते हो। तो हमेशा याद रखो, कुछ चीजें जो होती है उनको याद भी रखा करो जो जनरली आता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली, इक्वल नहीं बेटा, इक्वेटेड होता है, एक्चुअली तो इक्वेटेड है, बाकी मीनिंग कुछ भी निकाल लो वही है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट गूगल ने बता दिया। बदमाश। ईएमआई होता है, और एक और होता है, आप फाइनेंस कराते हो एसेट्स वगैरह को, हाँ या ना। यहाँ क्या सिस्टम होता है,
चलो मैं फाइनेंस वाला समझाता हूँ, ईएमआई भी बिल्कुल सिमिलर होता है बेटा, ठीक है ना। फाइनेंस वाला समझाता हूँ। चलो मान लो एक कार खरीदनी है, तो कहाँ जाएंगे हम? बैंक में, कार के शोरूम में जाएंगे, ठीक है ना। शोरूम में गया, शोरूम में गया, कार पसंद कर ली। अब पैसा तुम भर ले, झोली भर के लेकर जाओ। मेरे को नहीं, मैं नहीं खरीद रहा, तुम्हें बोला इसलिए। मेरे को नहीं आते तो खरीदना तो आता है ना बे, खरीद तो सकता हूँ, चलाने नहीं आते क्या मतलब है? वो भी देख लेंगे, हाँ वो भी सही है। देखो तो शोरूम में गया कार खरीदने, बात सिंपल से समझो बेटे। अच्छा शोरूम में आपने अक्सर आजकल नोटिस किया होगा कि कॉर्नर में दो चार कुर्सियां और टेबल लगा के 2-3 बंदे बैठाए रहते हैं। वो कहाँ के होते हैं पता है? वो बैंक वाले होते हैं, ठीक है। हालांकि ये इतने बेकार हो गए आजकल, तो मेट्रो स्टेशन में भी मिल जाते हैं, सड़क पे भी लाइन लगा के, और कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड ले लो। फोन कर करके तंग आ गए लोग, फोन उठाना बंद कर दिए, तो अब क्या करते हैं, रास्ते में पकड़ लेते क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है। तो बैंक वाले बैठे होते हैं, हालांकि आप पैसे जितने भी अमीर हो, पैसे लेकर जाओ, एक बार जरूर आपके पास आएंगे, सर पैसे क्यों दे रहे हो? हम है ना, हम फाइनेंस कर दे रहे हैं पूरा फंड, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका पैसा आप रखो, कहीं और यूज करना, मेरे से ले लो पैसे। सो एग्जैक्टली क्या हुआ, चलो किसी बंदे को इसकी स्कीम समझ में आ गई बैंक वाले की। याद रखना, ये फाइनेंस की फैसिलिटी तुम्हें शोरूम नहीं देता, ये फैसिलिटी तुम्हें बैंक देता है। हालांकि तुम्हें बैंक जाना नहीं पड़ा, सारा काम वहीं बैठे बैठे हो गया, बट वो कर कौन रहा है? बैंक कर रहा है। लेकिन दिमाग में कई बार नहीं आता नॉर्मली। तो हुआ क्या, शोरूम से आपको कार मिल गई, आप कौन? मिस्टर एक्स, किसको मिल गया? कार। और पेमेंट दे दिया किसको? शोरूम को। किसने दे दिया? बैंक ने। तो अब आपका और शोरूम का कनेक्शन क्या हो गया? खत्म। लेकिन आपके जेब से पैसे तो नहीं गए सर, कनेक्शन कैसे खत्म हो गया, है ना। अब जो आप पेमेंट करते हो हर महीने या हर साल, हर 6 महीने जो भी पेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट का, वो किसको करते हो बेटा? बैंक को करते हो। तो सर बैंक को अगर नहीं किया तो मैंने थोड़ी ना बुलाया था बैंक को। तो बेटे जो आपने कार ली है ना, जब फाइनेंस कराया है, तो उसमें एक क्लॉज मेंशन रहता है बाय डिफॉल्ट, जहां आपसे साइन भी करवाया गया था कि ये आपकी कार क्या है? सिक्योर्ड है, सेकेंडरी सिक्योरिटी है। लेकिन याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां आपको ओनरशिप नहीं मिला है। आपको ओनरशिप कार का कौन देगा? शोरूम। पैसे मिले या नहीं मिले उसको? मिल गए। नाउ ही हैज नो राइट, शोरूम के मालिक के पास कोई राइट नहीं है कि वो आपको ओनरशिप ना दे। इसीलिए देखा होगा ओनरशिप आपको मिल जाता है इवन इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंस एज वेल। आपको ओनरशिप मिल गया, सब कुछ आपका है, बस आपने एक तरह से गिरवी रख रखा है अपने एसेट को। किसके पास? बैंक के पास। और ये भी एक तरह का इनफैक्ट लोन ही ले रहे हो, हाँ या ना? पक्की बात। यही काम ईएमआई में होता है बेटा। आपने फोन मंगाया फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे, ठीक है, और जब आपने फोन मंगाया तो ईएमआई का मतलब क्या हुआ? फ्लिपकार्ट में जो सेलर था उसने तो आपको ओनरशिप दे दिया, लेकिन जिस बैंक का कार्ड आपने यूज किया या जिस बैंक का आपने सर्वर यूज किया जिसका पेमेंट करने का, ईएमआई बनवाने का, वो बैंक के पास आपका वो फोन गिरवी है एक तरह से। ओनर आप हो। अच्छा गिरवी कौन रखता है बेटा एसेट को? ओनर ही रखता है ना, ओनर ही रखता है ना। बोलो, हायर परचेजर क्या गिरवी रख सकता है एसेट को? बोलो, क्या बेच सकता है एसेट को? लेकिन मैं अगर चाहूं तो कार को गिरवी रख सकता हूं, बेच भी सकता हूं, बेच भी सकता हूं, याद रखना, हाँ या ना? बेच भी सकता हूं, हाँ या ना? बिकॉज आई एम द ओनर। हाँ उसका प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फाइनेंस किए गए कार को बेचना हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, बट बेच सकता हूं बिकॉज आई एम द ओनर। तो गिरवी तो रख रहा हूं बेटे, किसके पास? बैंक के पास, क्योंकि पेमेंट किसने दिया मुझे? बैंक ने। तो वो भी एक तरह से लोन हो गया, हाँ या ना? हायर परचेज अलग है, ये अलग है। इसको हम नाम देते हैं जनरली अकाउंटिंग में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्या नाम देते हैं? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, लेकिन ओनरशिप मुझे तुरंत मिल गया है। हायर परचेज में भी पेमेंट में इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, लेकिन ओनरशिप कब मिलेगा? आफ्टर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। डिफरेंस समझ में आया? सो इट इज नॉर्मल। ये एग्रीमेंट टू सेल है या नॉर्मल सेल है? ये सेल है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नॉर्मल सेल है बेटा। ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर था? ओनरशिप सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में। अब यहाँ ओनरशिप मुझे इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया, मेरे नाम से सारा डॉक्यूमेंट बना है, तो मैं ओनर हूँ, हाँ या ना? तो ऐसे में क्या है? दिस इज द सेल।
ठीक है, हायर परचेज नहीं है, इसीलिए इसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि पेमेंट ऑफ प्राइस इन इंस्टॉलमेंट डजंट मैटर कि वो हायर परचेज एग्रीमेंट होगा। अगर मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर मैं प्राइस का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि क्या है वो हायर परचेज है। क्या हो सकता है, वो ओनरशिप के बेस पे डिसाइड होता है कि वो हायर परचेज है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। क्लियर है? अगर ओनरशिप इमीडिएटली मिल गया तो क्या होगा, सेल यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में चला गया, और अगर आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो हायर परचेज। ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है बेटा, अब बताओ अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सर आपने बोला ना कि ओनर से गुड्स नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी बैंक आपका एसेट कैसे लेके चला जाता है? कैसे लेके जाता है? गिरवी रखा है, मैंने बोला ना क्या रखा है, गिरवी। डायरेक्ट नहीं ले जाता, कहां जाते हो? कोर्ट से वो ऑर्डर लेकर आता है, रिकवरी सर्टिफिकेट बनवाता है, आफ्टर दैट वो आपका एसेट लेकर जाता है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट। अभी हायर वेंडर को आपके घर आएगा, एसेट उठा ले जाएगा। हाँ, अगर आपने उसमें बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करी तब फिर पुलिस बुलवाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा। अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी, अगर आप सिंपली दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहां इंस्टॉलमेंट पेमेंट में वो सिंपली लेके जा ही नहीं सकता। आपके मान लो आपने यहाँ पे कार खरीदी है वाले सिस्टम में, फाइनेंस वाले सिस्टम में, बैंक वाला कहता है सर ईएमआई भर दो, आपने कहा नहीं भरूंगा, कार ले जाओ। अगर आपने वो बिना कोर्ट के परमिशन के कार ले गया ना, पीछे से जाके एफआईआर कर दो मेरी कार चोरी कर ले गए, यहां वो ले ही नहीं जा सकते मेरे बेटे, क्योंकि यू आर द रियल ओनर। उनके उसको आपको टेक ओवर करने के लिए उनको कोर्ट की परमिशन लानी ही पड़ेगी, और वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना? वो चाहे आपके घर पे फॉरवर्ड करा दिया, चाहे हैंड टू हैंड लेके जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट कोर्ट का आपके पास आएगा तब यहाँ ले जा सकते हैं। यहाँ ऐसी जरूरत नहीं है। हायर वेंडर इज द ओनर, वो सिंपली जाके उठा ले आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्लियर है? पक्की बात? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बता दो। इसका स्क्रीनशॉट आई गेस आपने ले लिया है, इतना नोट हो चुका होगा। अगर नहीं लिया तो बेटा ले लो, क्योंकि आपको लिखना है। हाँ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशन दोनों में सेम होता है, अकाउंटिंग भी सेम होता है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, लेकिन देखो हायर परचेज का मीनिंग आपको यहां देखना है। क्या लिखा है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वेंडर एंड बायर अलोंग विद द पोजीशन under which the possession of goods will be transferred to the buyer, not the for which buyer has agreed to pay the amount including what? Interest to the vendor in installment, and ownership will be transferred after payment of। पक्की बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मीनिंग है यहाँ पे। यही बातें मैंने पॉइंट्स में आपको बता दी है। ठीक है, इनफैक्ट इससे कहीं ज्यादा बताइए। इतना क्लियर रहेगा बेटा। हायर परचेज की बेसिक डेफिनेशंस अगर की बात करी जाए, थ्योरेटिकल इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको हायर परचेज के बारे में, क्योंकि आपको फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट और हायर परचेज एक्ट आपके सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये समझो। ठीक है, और हायर परचेज इतना एनफ है, जितना जान रहे हो इतना ही होता है। कैलकुलेशन की बात करोगे, जो आप ईएमआई पे सामान लेते हो, आप फाइनेंस कराते हो या फिर आप हायर परचेज पे कराते हो, सब में कैलकुलेशन सेम होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। देखो, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको डील करने हैं। क्या? बेसिक प्रॉब्लम्स मतलब बेसिक कैलकुलेशंस, एंड देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो, अननेसेसरी की चीजों को हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द लॉ एंड ऑल। ठीक है, अब तो मैं लगाओ कि हायर परचेजर के राइट्स बताऊं, हायर वेंडर के राइट्स बताऊं, दैट डजंट मैटर एट ऑल यार। हायर परचेजर के राइट्स और हायर वेंडर के राइट्स, फिर उसके बाद कंसीक्वेंसेज, अब ये सब चीजें लॉ में पढ़नी होती है। यहाँ अननेसेसरी के डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर उसका कुछ नंबर, वही बात हुई ना कि मतलब 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास खींचना शुरू हो गया चैप्टर, मतलब नहीं है इतना। ठीक है ना? अभी तो मैं भी बैठ के डिस्कशन करूं, निकाल लूं एक पीडीएफ ओपन करूं, फिर उसके बाद सारी डिस्कशन करूं, कोई फायदा नहीं बेटा। तो तुम्हें भी वो करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि घर पे जाके आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, फालतू बातें। ठीक है, लॉ में भी आपके सिलेबस में हायर परचेज एक्ट नहीं है, तो आपको क्यों इतना ज्यादा खींचने की जरूरत है? ठीक है, नंबर भी चाहिए और टाइम से कंप्लीट भी करने का। ठीक है ना? देखो, दो ही चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, दैट इज क्या? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या? बेसिक कैलकुलेशन, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस सीखने हैं, एंड देन
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जर्नल भी सीखना है और लेजर भी सीखना है, याद रखना। तो यही आपका सब्जेक्ट मैटर इस पूरे चैप्टर में। एक टाइम था जब इसमें रिटेल वाला होता था, हायर परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सब भी होता था, तो वो आपके सिलेबस में बहुत पहले हटा दिया गया है, बहुत पहले। जब ये पीसीसी होता था, सीए, आईपीसीसी बाद में हुआ था, आईपीसीसी के पहले होता था। इनफैक्ट इनिशियल डेज ऑफ आईपीसीसी में होता था ये, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। हायर परचेज ट्रेडिंग फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता था, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, इसका भी आपको नोट बना के रखना है कि इतना ही टॉपिक कवर करना है आपको। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग द अदर थिंग्स। क्या है पहला टॉपिक? बेसिक कैलकुलेशन। अब क्या बेसिक कैलकुलेशंस आएंगे बेटा? तो बेसिक कैलकुलेशन में ज्यादातर आएगा, कभी बोलेगा इंटरेस्ट निकालो, कभी बोलेगा कैश प्राइस निकालो, कभी बोलेगा इंटरेस्ट टोटल निकालो, कभी बोलेगा इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट शामिल है वो निकालो, कभी बोलेगा क्लोजिंग बैलेंस निकालो, ओपनिंग बैलेंस, व्हाटएवर। तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। ऐसा क्यों पूछा जाएगा ये बताओ सर? अकाउंटिंग करने के लिए सारे कैलकुलेशन और सारे अमाउंट अवेलेबल होना नेसेसरी है आपके लिए, तो इसलिए कैलकुलेशन किए जाएंगे। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले भी होंगे जिनको आपको ध्यान देना है, यही है, ज्यादा नहीं, इतना ही बहुत। देखो ध्यान से, सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो किस चीज का दिख रहा है बेटा? नाउ व्हाट इज हायर परचेज प्राइस? देखो कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर? कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस मतलब अगर अभी के अभी मैं पेमेंट करके सामान खरीद के ले जाऊं तो जितना मुझे देना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस क्या होगा? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर लगेगा, यानी तुम टाइम ले रहे हो तो उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और उस कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या नाम देते हैं हम? इंटरेस्ट नाम देते हैं। तो टोटल कैश प्राइस प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? लेकिन बेटा ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में ऐसे थोड़ी ना होता है कि हायर परचेज प्राइस मिलेगा। आपको मिलेगा ये सब डाउन पेमेंट। नाउ व्हाट इज डाउन पेमेंट? जस्ट रिमेंबर दैट डाउन पेमेंट के नाम क्या होते हैं? टोकन अमाउंट भी बोलते हैं इसको, साइनिंग अमाउंट भी बोलते हैं। अब साइनिंग अमाउंट ज्यादा कन्वीनियंट होगा तुम्हें समझने के लिए। साइनिंग मतलब जब तुम एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, जब तुम अग्रीमेंट साइन कर रहे हो उस टाइम पे ही तुम अमाउंट दे रहे हो, उसे नाम क्या दोगे? डाउन पेमेंट। क्या नाम देंगे? बयाना। हाँ ठीक है, डाउन पेमेंट, बयाना एडवांस, अरे वो अलग चीज होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी में आ गया डाउन पेमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? डाउन पेमेंट ओके है? श्योर। अच्छा, डाउन पेमेंट कौन सा दिन दिया जाता है? तुरंत दिया जाता है या इसमें भी टाइम गैप लिया जाता है? तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? याद रखना नहीं, क्योंकि तुरंत पेमेंट दिया, 0 दिन का इंटरेस्ट लगा लो। अब 0 दिन का इंटरेस्ट कितना आएगा देखो, ठीक है। बाकी जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इंस्टॉलमेंट समझो पहले, इंस्टॉलमेंट, बाकी चीज अभी समझ में आएगी जो दूसरा फॉर्मूला लिख रखते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में क्या शामिल होता है? कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट, टोटल या एनुअल? एनुअल, ये याद रखना, एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है तो एनुअल इंटरेस्ट शामिल होता है उसमें। भाई हर साल कितना इंटरेस्ट लगा वो शामिल कर लो, और कितना हर साल कैश प्राइस का पेमेंट करो। तो इंस्टॉलमेंट बेसिकली किसका बनाते हैं हम? कैश प्राइस का, और उसमें उस साल का इंटरेस्ट जोड़ देते हैं और टोटल पेमेंट करते हैं, और टोटल अमाउंट को भी इंस्टॉलमेंट का ही नाम देते हैं। क्लियर है? सो अ लॉट ऑफ टाइम यू विल गेट कंफ्यूज्ड, लिखा रहेगा द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो वो जनरली किसकी बातें कर रहा है? वो इसकी बातें कर रहा है। अब मान लो आपने 5 लाख का एसेट खरीदा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपने डाउन पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए। The balance amount will be paid in 4 equal installment। अब किसका इंस्टॉलमेंट बनाओगे? कैश प्राइस का या इंस्टॉलमेंट इसका निकालोगे? सर कैश प्राइस का। याद रखना 4 लाख क्या था वो आपका? कैश प्राइस। 5 लाख टोटल कॉस्ट थी, 1 लाख आपने दे दिया, बचा कितना? 4 लाख। वो कैश प्राइस है बेटा, उसका 1-1 लाख का इंस्टॉलमेंट बनाओगे और इंटरेस्ट अलग से जोड़ोगे। यहाँ इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ इंस्टॉलमेंट किस चीज का है? कैश प्राइस का है। और यहाँ इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़कर एनुअल। अब बेटा अगर इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी शामिल है तो जितने भी इंस्टॉलमेंट अगर उन सबको जोड़ लिया जाए और उसमें डाउन पेमेंट भी जोड़ लिया जाए तो हायर परचेज प्राइस नहीं आ जाएगा। पक्की बात है? अगर सारे इंस्टॉलमेंट्स को जोड़ ले तो इंटरेस्ट भी जोड़ गया और डाउन पेमेंट भी जोड़ लो, आ गया तुम्हारा हायर परचेज प्राइस। तो ये 2-3 जो फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनको आपको ध्यान देना है, इसी से आपका कैलकुलेशन होगा और इसी के ऊपर सारे केसेस में डिस्कस करूंगा।
जितने भी केसेज होंगे इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, ये याद रखना। ठीक, यहां तक ओके? चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड आई थिंक यहाँ प्रॉपर नहीं है। चलो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें अलग से करा देता हूँ, इसमें थोड़ा प्रॉपर नहीं है। जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है, तो मैं यहाँ से कराता हूँ, इस सीएमए वाली बुक से कराता हूँ। पहले तुम्हें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, फिर तुम्हारी बुक से कराऊंगा। इसमें प्रॉपर केस वाइज बना रखा है, तो केस वाइज करना ज्यादा जरूरी है। और एक दो बातें एक्स्ट्रा भी आपको सिखाऊंगा जो सीएमए वगैरह में बिल्कुल नहीं यूज होती है, वो आप ही को करना है। तो पहला केस लिखोगे, देखोगे केस वन। केस वन क्या है? नहीं, ये देखने के लिए नहीं है। सीएमए अभी आया था, सेम है तुम्हारा 8-9% है, 15-20% आता सीएमए। अरे वो कभी एक्सेप्शनली हो जाता है बेटा, रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया डाउन हो जाता है, कभी कभार होता है, वरना नॉर्मली 15% मानकर चलते सीएमए का रिजल्ट। सीएमए पे भी 20% लगा लो ज्यादा से ज्यादा। जस्ट ऐसे क्या बेटा, अभी बढ़ने भी वाला है। सीएमए का फॉर्म का भी अमाउंट बढ़ने वाला भी है, अभी बढ़ने वाला, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हाँ, न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन तो आया, अभी न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन आने तो सीएमए के फॉर्म का रेट अभी बढ़ने वाला है, भाव बढ़ने वाला है। उसको ओल्ड सिलेबस मिलेगा ना, न्यू वाला चाहिए ना। चलिए अब करते शुरू। केस वन, ध्यान से देखिए, बेसिक कैलकुलेशन में हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? जस्ट अ सेकंड, बातें नहीं। देखिए इधर केस वन देखो, केस वन क्या है तुम्हारे लिए? देखो जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछेगा तो देखो क्या देगा यहाँ पे, व्हेन कैश प्राइस, ध्यान से देखना, कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस एक ही बात है, कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट मैटर नहीं करता बेटा, डाउन पेमेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्वेश्चन में, तो डाउन पेमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, अगर है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो खुद ही बताएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट गिवन। इतनी बातें अगर अवेलेबल है तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब एवरीथिंग यू आर गेटिंग। फिर तुम्हें फॉर्मेट, और देखो एक सिंगल फॉर्मेट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन में एक ही तरीका यूज करना है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट लॉजिक से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे, ठीक है? वो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन करेगा क्रिएट। यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, हायर परचेजर X purchases a car on hire purchase system on 1st of January 2011. The total cash price of the car is कितना? And payable 90,000 as down payment and 3 installment 170,000, 150,000, 1,08,460 payable at the end of first, second and third year.
रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। क्या खोजना था हमें? कैश प्राइस मिला हो और क्या मिले? इंस्टॉलमेंट मिला हो, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीनों बातें मिली है, इसी केस में आएगा। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? आपको अगर इसका फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट मैटर करता है बेटा, बहुत मैटर करता है, नंबर मिलते हैं, कई बार क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन के आते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पे ईयर्स, फिर आपको रखना है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश प्राइस का। ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश प्राइस का, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स, फिर लिखना है इंटरेस्ट, एंड देन लिखना है आपको कैश प्राइस पेड। क्या लिखना है? कैश प्राइस पेड, एंड देन फाइनली देयर विल बी व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस। ऑब्वियसली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा बेटे? कैश प्राइस का। ईयर में देखो कितने इंस्टॉलमेंट बनाए इन्होंने, तो वैसे तो 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा 0 ईयर, फिर लिखूंगा 1, 2 and 3। व्हाट इज 0 ईयर? द डेट ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। 0 ईयर का मतलब ऐसा कोई ईयर नहीं, जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन को 0 ईयर बोलोगे, क्योंकि उस दिन पे ही वहीं से कैलकुलेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो यहाँ लिखना है तो मैं सबसे पहले कैश प्राइस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस बेटे? 450 यानी 4.5 लाख, ठीक है। लेस कर देना यहीं से क्या? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट 0 ईयर में ही जाता है। कितना डाउन पेमेंट था? इतना, ओके। Now what is the balance of cash price for the very first year? 360। ये फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस का बैलेंस है ना, बोलो। इंस्टॉलमेंट बताओ पहला वाला 1,70,000, देन दूसरा वाला कितना था? 1,50,000, एंड देन तीसरा था 1,08,460, ऐसा कुछ था। अगर देख लेते एक बार क्वेश्चन की कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, यही है 170, 150, 1,08,460, ठीक है ना। टेंशन मत लो, इसका मैं एक पीडीएफ बना के आपको सेंड करवा दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आप मुझे बताओगे इंटरेस्ट का रेट क्या दे रखा था बेटा? 10%। और इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे लगता है? हर साल और हर जगह ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है, ये हमेशा याद रखना। तो कितना ओपनिंग बैलेंस है बेटे? 3 लाख। अब जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो देखो। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 36,000। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट? क्या बताया था मैंने? इंस्टॉलमेंट का मतलब कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इसमें शामिल था ना, कितना? 36,000। तो बेटा कैश प्राइस कितना आएगा? दोनों का जो डिफरेंस होगा बताओ फटाफट, कितना आएगा कैश प्राइस? 1,34,000। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ ये ओपनिंग बैलेंस किसका था? कैश प्राइस का। और ये पेमेंट किसका है? कैश प्राइस का। 3,60,000 में से अगर 1,34,000 का पेमेंट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस बताओ। ठीक है, 2,26,000। आई होप दैट इज ओके। अब अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? अब कितना इंटरेस्ट आएगा? 22,600। सेम काम फिर से करो, बताओ कैश प्राइस पेड। बहुत अच्छे। और अब बताओ अगर 2,26,000 में से 27,400 चला गया, कितना बचा? और ये ओके है ना सब लोग? कैलकुलेशन करना जरूर। 98,600 इधर आ गया। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो कितना होगा? 9,860। इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दो बेटा। सेम आ रहा है ना? आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था ना सेम, क्योंकि लास्ट ईयर में कितना बैलेंस बचेगा? 0, क्योंकि पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। अब सर ऐसा है ना, ये हर बार नहीं आएगा कि आपको एकदम बैलेंस अमाउंट है, एकदम बढ़िया वाला परफेक्ट अमाउंट है, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम रेट अजीब सा होगा, अमाउंट अजीब सा होगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ मैंने इस पे इंटरेस्ट चार्ज करके मैंने यहाँ लिख दिया कितना? 9,860, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझना ध्यान से। और यहाँ इंस्टॉलमेंट आपका क्या रखा है? मान लो यहाँ पे 60 की जगह 70 होता है ना, तो यहाँ कितना आता है?
ज्यादा दिखता, या ये ऐसा हो सकता है 60 की जगह 50 हो जाए, है ना, फिर 10 रुपए बैलेंस आने लगता है। जब कभी भी ऐसा, ये गड़बड़ कब होगा बेटा, केवल और केवल अप्रोक्सीमेशन की वजह से आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में माइनस का डिफरेंस तो बनेगा ना। जब कभी भी ऐसा आएगा तो आपको एक बात याद रखना है, आखिरी इंस्टॉलमेंट में यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एनीथिंग। आखिरी ईयर में, आखिरी साल में क्या करोगे, ये अमाउंट जो है ना आपको यही तो पेमेंट करना है, सीधा उठा के कैश प्राइस में ये रख देना, सीधा उठा के रख देना, क्योंकि यहाँ जीरो होगा, लास्ट ईयर में यहाँ जीरो होगा, ये कैश प्राइस में रख देना, सेफ रहोगे। और इसका दोनों का डिफरेंस उठा के क्या कर देना, यहाँ प्लेस कर देना, यानी जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको किससे सेट ऑफ कर देना, इंटरेस्ट के अमाउंट से। क्लियर रहेगा? पक्का? एक बात याद रखना इस चीज का, इस चीज को एकदम याद रखना। इस क्वेश्चन में तो बहुत बेसिक कैलकुलेटेड था, एकदम 100% सही ढंग से था, लेकिन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर जहां पे ये सब नहीं मिलेगा, वहां पे डिफरेंस आएगा, फ्लक्चुएशंस आएंगे अप्रोक्सीमेशन की वजह से। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, केस वन इज ओके, इजी था, इसमें कोई दम नहीं लगने वाला था, क्योंकि आज सब कुछ अवेलेबल था। असली खेल अब शुरू होगा केस 2 से। लेट्स मूव ऑन। केस 2 सॉरी नॉट केस 2, केस 2 में क्या है देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट्स है, बाकी कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा तुम्हारे हिसाब से। केस 2 पे आता हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चे। केस 2, व्हेन रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अच्छा डाउन पेमेंट को सीरियसली नहीं लेना, ये बात मैंने पहले बता दिया, डाउन पेमेंट लिखा नहीं लिखा वो खुद बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट installments are given but other informations are not available, not given। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास। सिंपल क्वेश्चन है, क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। अब समझो बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कैश प्राइस नहीं है ना, यही तो था। कैश प्राइस दे देता तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, हाँ या ना। डाउन पेमेंट को सीरियसली लेते नहीं, हम दिया होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो हाउ वी विल गो फॉर दैट। X purchased a TV on hire purchase system as per क्या, as per the terms he is required to pay कितना, 3000 as down payment, 4000 at the end of first year, 3000 at the end of second year and 5000 at the end of third year. Interest is charged 12% per annum। यही है आपका क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं दिया। बाकी कहता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कैश प्राइस कैलकुलेट करो, खुद ही निकालो सब कुछ। फॉर्मेट अगेन वी विल गोइंग टू यूज सेम फॉर्मेट। क्या होगा पहले, बस यही याद रखना बेटा, हम फॉर्मेट कभी चेंज करके नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, जब हम बार बार फॉर्मेट चेंज करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, हमें लगता है हर क्वेश्चन नया है। और जब हम सेमी प्रैक्टिस करते, सेमी फॉर्मेट से चलते, एक फॉर्मेट से हमेशा चलेंगे, तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन में केवल मॉडिफिकेशन हुआ, क्वेश्चन पूरा नहीं है। देन इंटरेस्ट लगेगा, टाइम याद हो जाएगा, कैश प्राइस पेड, अराउंड 15-20 क्वेश्चन तो इसी के करने हैं। ठीक है, अभी तो सीएमए वाली बुक चल रही है, सीए वाली बुक बाकी, और एक पीडीएफ को, वो भी बुक आपको मिलेगी अलग से, उसमें भी क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन तो उसी में। ठीक है, याद इसमें कितने इंस्टॉलमेंट बने थे बेटा, पता नहीं क्या 3 ही थे। देखो 4000, 3000 और 5000, यही तो था, और डाउन पेमेंट 3000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12%। तो 0 1 2 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, कैश प्राइस, यही तो नहीं है सर, चलो थोड़ा पीछे करके लिखता हूँ, आगे अमाउंट निकाल के लाऊंगा तो लिखना पड़ेगा। कैश प्राइस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल, लेस क्या होता है बेटा, हाँ डाउन पेमेंट दे दिया कितना, और जब ये कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ अमाउंट नहीं मिलेगा। इंस्टॉलमेंट दे रखा है यहाँ पे कितना, देन
देन सही लिखा है ना मैंने? 3 4 5 था या 4 3 5 था? 4 3 5 था ना, मुझे लगा ही था गड़बड़ हो गया। 4 3 5 था बेटा, उल्टा हो गया। एक्चुअली 3 4 सीक्वेंस में आ गया ना, 4 3 एंड 5। ठीक है, नाउ द ओनली होप दैट यू हैव दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट था बेटा? अब यहां देखना एक बात, जो अमाउंट यहां बैलेंस में रहेगा, कहां पे? इस जगह पे, वही बैलेंस यहां से कैरी होते होते यहां आएगा, फिर वही बैलेंस यहां से कैरी होते होते यहां आएगा। यानी यहां वाले बैलेंस पे यहां भी इंटरेस्ट लगेगा, कुछ अमाउंट यहां आएगा, यहां भी इंटरेस्ट लगेगा, कुछ अमाउंट यहां आएगा, यहां भी इंटरेस्ट लगेगा। हाँ या ना? यानी यहां जो बैलेंस है उसमें आगे 3 साल, मतलब पूरे 3 साल के इंटरेस्ट की बात करनी रहेगी। हाँ या ना? अमाउंट बदलता रहेगा लेकिन इंटरेस्ट तो 3 साल लगेगा उसी बैलेंस पे। यहां वाले पे यहां तो लगेगा ही लगेगा, उसी का एक पोर्शन बच के आएगा जिसमें यहां इंटरेस्ट लगेगा। हाँ या ना? ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ भाई, जो पहले साल का बैलेंस होगा उसी में से कुछ बैलेंस दूसरे साल में आएगा, वहां इंटरेस्ट भरेंगे, उसी में से कुछ बैलेंस तीसरे साल आएगा, वहां इंटरेस्ट भरेंगे। लेकिन बेटे जो आखिरी साल होगा ये वाला, यहां पे कितने साल का इंटरेस्ट भरेंगे? केवल आखिरी, नहीं जीरो नहीं, आखिरी साल का तो भरना ही है ना। यहां पे केवल कौन सा इंटरेस्ट भरा होगा हमने? क्लियर है? यानी ये जो 5000 का अमाउंट है बेटे, इसमें किस साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? केवल 1 साल का, वो भी आखिरी। हाँ या ना? तो हमारा कैलकुलेशन ऊपर से नहीं शुरू हो सकता इस क्वेश्चन में। हमारा सब कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कहां से शुरू होगा? बॉटम एंड से। तो यहां पे आप करोगे इनटू कितने परसेंट था? 12। क्यों 12 बाई 112 क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होता है। किसमें? इंस्टॉलमेंट में। हाँ या ना? जवाब दो। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हमें वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही तो बाहर लाना है। तो इनटू 12 बाई 112, बताओ कितना आया? 530 पॉइंट, अच्छा 35 पॉइंट, तो 36 कर लेंगे। ठीक है बेटा, इतना ओके है। अच्छा आखिरी ईयर का बताओ, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना होता है? 0 होता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कैश प्राइस पेड। कैश प्राइस पेड कितना आएगा? गुड, ओके इतना है ना। अब अगर इतना पे किया था और 0 आ गया तो कितना रहा होगा? सेम रहा होगा भाई। 4464 ही वो अमाउंट है जिसमें से आप अगर 4464 पेमेंट कर दोगे तो 0 आएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो पिछले साल का क्या रहा होगा? 4464। आई होप दैट इज ओके। बेटा एक बात बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कहां से निकल गया? ओपनिंग से। यानी यहां जो बैलेंस रहा होगा उसी में से ये पेमेंट भी जा रहा होगा इंटरेस्ट इंक्लूड करके, और ये भी जा रहा होगा। तो अब इंटरेस्ट किस पे काउंट करेंगे? इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 7464। और अब इस अमाउंट पे अब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा तो इनटू 12 बाई 112 होगा। क्लोजिंग बैलेंस अलग से थोड़ी ना था, ओपनिंग बैलेंस से तो निकल के आता है। यहाँ पे कितना आया? समझना ध्यान से इस बात को। क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस से निकल के आया होगा तो इंटरेस्ट के साथ ही निकला होगा। इंटरेस्ट तो इस पे भी लग गया होगा ना यार। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में रहा होगा या नहीं रहा होगा? रहा होगा। और इंटरेस्ट इस पे लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लगा होगा। और वो इंटरेस्ट इसमें भी, इसी में तो शामिल हुआ होगा। यानी इस पे लगने वाला इंटरेस्ट हो या कोई भी इसमें जो इंक्लूडेड, सब पूरा इंटरेस्ट इसी में इंक्लूडेड है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। किसको किसको? 3000 और 4464 क्लोजिंग बैलेंस दोनों जोड़ लिया, 7464 आ गया। उस पे अगर इंटरेस्ट निकालोगे इनटू 12 बाय 112 तो कितना है इंटरेस्ट? कैश प्राइस पे 2200। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना रहा होगा? जोड़ लो ना ये दोनों। ये है पेमेंट हुआ, ये है क्लोजिंग बैलेंस, दोनों जोड़कर कितना रहा होगा? 674। ठीक है। अब एक बार 6664 पे 12% निकाल के देखो, 800 आ रहा है। आ रहा है ना?
यही है। अब अगर ये 6664 है तो यहाँ भी आ जाएगा 6664, बोलो। और अब किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, अब तुम जुगाड़ बताओ, बताओ क्या, दोनों जोड़ लेंगे, 4000 और 6664 रुपए जोड़ो, कितना हुआ, 10,664 इंटू 12/112 कितना आया, 0.5 इग्नोर कर सकते हो, पॉइंट का देखो मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन होगा। हाँ इसमें भी पंगा नहीं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का पंगा नहीं आएगा क्योंकि लास्ट से चल रहा है, जो भी डिफरेंस आएगा कैश प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। बताओ बेटा अब ये कितना कैश प्राइस पेड रहा होगा, 4000 में से 1143 रुपए माइनस करो, 57 ना। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना रहा होगा, किसको जोड़ोगे, इसको और इसको, कितना आ गया 9521 या 71, 21 ज्यादा बोल रहा है, 71 कर दो। अच्छा ये अच्छा इसमें कह रहे हो भाई, हाँ ये 7 ही आएगा ना, ये 3 था तो यहाँ 7 होगा ना बेटा। अब बताओ कितना बचेगा, और बताओ कैश प्राइस कितना रहा होगा, हाँ ऐड होगा, माइनस मत करने लगना, क्यों, क्योंकि ये माइनस होने के बाद बैलेंस आए तो रिवर्स जाओगे तो वापस ऐड करोगे, 12,000। आप बताओ ये दोनों केस समझ में आया नहीं आया, जब हमारे पास केवल और केवल क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, तो हम कैलकुलेशन कहां से शुरू करेंगे, कंसेप्ट तो हो गया ना, ओके। एग्जाम तक कंसेप्ट ज्यादा नहीं जाते, क्या जाता है, रट्टा मार के जाते वही जाता है, तो रट्टा भी मारो ना फिर, कि जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और इंस्टॉलमेंट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, कहां से, बॉटम एंड से कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना बस, ये देखो याद क्यों रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना सोचने का टाइम नहीं होता, तो 3 घंटे मिलने पेपर कंप्लीट करने के, और सारा पेपर प्रैक्टिकल होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है 3 घंटे में पूरा पेपर अटेंड करना। फिर हम सोचे बैठ के यार सर ने ऐसे बोला था तो ये कर, नहीं यार सिंपल है, रट्टा भी मारना है, ठीक है। और इतना भी ज्यादा कोई थ्योरी थोड़ी 1.5 पेज के रटने के लिए बोल रहा हूँ, एक लॉजिक रटना है बस, ठीक है। यहाँ ये दोनों केस आपको समझ में आया नहीं आया, हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ, आपके केस में तो बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, अभी इसमें IRR सिखाऊंगा, जो आपको FM में पढ़ना होता है मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। IRR अभी आज नहीं होगा बेटा, वो IRR का बेटा अकेले आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे 40 मिनट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, अरे करनी है बे एग्जाम में लिख के आएगा IRR, ठीक है। हालांकि देखो अभी आपको 2 केस बताया, 3-4 केस तो इनके वाले होंगे जो CMA और इसमें देखो एक्चुअली क्या किया ना, इनका कैलकुलेशन बेस थोड़ा रखना चाहिए, तो ये क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन को थोड़ा बेस की कैलकुलेशन सही दिया। अकाउंटिंग में इनका क्वेश्चन बहुत इजी है, तो अकाउंटिंग वाले में आप वाले क्वेश्चन इसको भी करा रहा हूँ, उसको भी कराऊंगा, क्योंकि इस पे थोड़ा तुम्हारा बेस हो जाएगा। IRR का तीसरा ही केस था, लेकिन ये IRR वाला क्वेश्चन नहीं है इनके पास, CMA में नहीं अप्लाई होता IRR का केस। आपको IRR का केस कराऊंगा और ऑब्वियसली पूरा आधे घंटे से 40 मिनट उसका कंसेप्ट समझाने में लगेगा, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट क्लास। आज बस इतना ही, 2 केस समझाया, हायर परचेज समझाया, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो, जितने डाउट है पूछ लो बेटा, पढ़ के ना जितने डाउट आएंगे वो पूछ लेना, और बेटा नोट्स मेंटेन कर लेना, ठीक है।